दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी कि दोस्तों विज्ञान का दोस्तों हम लोग जो 35 अति लघुत्तरीय प्रश्न को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। टोटल दोस्तों साइंस में दोस्तों हम लोग 35 यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते हैं और वीडियो का एक एक प्रश्न को दोस्तों समझ कर और अच्छी तरह से देखते हैं तो एक भी प्रश्न दोस्तों वेरी शॉर्ट में आपको नहीं छूटने वाला है बोर्ड एग्जाम में और फुल में फुल नंबर मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, जितना भी दोस्त उनको जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी बेल आइकन को नहीं प्रेस करते, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों जो भी वीडियो डालूं आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 35 गो प्रश्न दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। अगर तो आपको वेरी शॉर्ट में पूरा नंबर चाहिए तो वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर चेकआउट करते हैं तो दोस्तों आपको यह प्रश्न 100% देखने को मिलने वाला है कई बार। तो चलिए देखते हैं क्या पूछता है। विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है और उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के बीच, ठीक है, टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर के एसआई मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और उसका उपकरण का नाम बताना है जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को क्या रखने में मदद करता है, यानी वोल्टेज को रखने में मदद करता है। तो बैटरी चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है एमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने के लिए की जाती है और इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? 100% लिख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वेरी शॉर्ट में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कहता है दोस्तों एमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग दोस्तों हम लोग जो है विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी का दोस्तों नेम के साथ कमेंट आना चाहिए। दोस्तों मेरा प्रश्न का पहला प्रश्न है, आप सभी का जवाब देना है। पहला प्रश्न में देखते हैं कितना बच्चा यहाँ पर फेल होता है और कितना पास होता है। तो सभी का जवाब आना चाहिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, और यहां पर पूछा था सेकंड में कि इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित करेंगे? तो एमीटर को दोस्तों हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। यहां पर 3 नंबर प्रश्न कहता है सोल्जर, ठीक है, जो एक मिश्र धातु है वह किन किन धातुओं से मिलकर बना है? तो सोल्जर दोस्तों टिन और लेड को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, टिन और लेड को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, 4 नंबर कहता है एथीन का आणविक सूत्र C2H4 है, इनमें कौन कौन से 7 संयोजी अबंध है? काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इनमें दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया क्या दिया है? एथीन का आणविक सूत्र दिया गया है, C2H4 दिया गया है। इनमें कौन कौन से 7 संयोजी अबंध है? तो इनमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध तथा कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर कहता है क्या कहता है कि स्त्री और पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन कौन से है? तो स्त्री में दोस्तों आपको पता है XX गुणसूत्र पाया जाता है और जबकि पुरुष में दोस्तों यहाँ पर देखिए नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। ठीक है, XY गुणसूत्र पाया जाता है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, पुरुष में दोस्तों XY गुणसूत्र पाया जाता है और यहाँ पर महिलाओं में यानी कि स्त्री में दोस्तों XX गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। ठीक है, तो 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि परितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण दे। परितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण दे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा जल, मृदा, वायु आदि परितंत्र के अजैव घटक के उदाहरण। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर। क्या कहता है कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है? प्रत्येक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है? तो प्रत्येक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का दोस्तों केवल 10% ही अगले स्तर पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न कहता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओम का नियम अगर जहां भी दे दो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में चेकआउट कीजिएगा दोस्तों ये 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत बार दोस्तों इसका डिमांड है, बहुत बार डिमांड है। तो 3500 दोस्तों आपका जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए क्या कहता है,
ओम के नियम के आधार पर बताएं। ठीक है, क्या बताना है कि विद्युत यहाँ पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए और 1 एम्पियर को परिभाषित करना। संबंध यानी कि सूत्र बनाना। देखिए, ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों जो विभवांतर ये समानुपाती होता है आई का। अगर दोस्तों हम लोग समानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो V बराबर दोस्तों हम लोग IR लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये बन गया। नेक्स्ट बोलता है 1 एम्पियर को परिभाषित करें। चलिए परिभाषित करते हैं। तो जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाह होती है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहती है। यानी कि दोस्तों एक सूत्र होता है I बराबर Q/T। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो I निकालना है, Q दोस्तों 1 है और I यहाँ पर समय भी आपको 1 है, तो 1 को 1 से भाग दीजिए तो 1 आएगा। तो 1 क्या, तो आपका जो विद्युत धारा भी 1 एम्पियर ही आएगा। तो इस तरह से अगर सूत्र भी लिखते हैं दोस्तों तो अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और ठीक है प्रतिरोधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी चालक की लंबाई को बढ़ाने पर, चालक का जब लंबाई बढ़ेगा दोस्तों तो क्या होगा, तो प्रतिरोध भी उसका जो है बढ़ जाता है, प्रतिरोध भी उसका बढ़ जाता है। जबकि चालक कम करने पर दोस्तों प्रतिरोध कम जाता है। चालक की लंबाई कम कीजिएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा और ज्यादा कीजिए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो किसी चालक की प्रतिरोधक उसके लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। क्या कहता है, अमलगम किसे कहते हैं। तो ऐसा मिश्र धातु, ठीक है, जिसमें एक धातु पारा होता है उसे अमलगम कहते हैं। कोई भी मिश्र धातु दोस्तों अगर उसमें एक धातु आपका पारा का नाम आ गया तो उसको दोस्तों हम लोग अमलगम कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 11वां प्रश्न क्यों है कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। तो जीवों में जो जो विभिन्नता पाई जाती है उसका क्या लाभ है आपको बताना है। तो जैव विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान करता है, पारिस्थितिक संतुलन को बरकरार रखने के लिए। पारितंत्र क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जीव और मनुष्य जो दोस्तों एक दूसरे पर निर्भर होता है उसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। तो पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं। एक प्रजाति की विलुप्ति दूसरे के जीवन को प्रभावित करता। तो वही बात दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो क्या बोला गया कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला, यानी कि जो दोस्तों मनुष्य क्या होता है, तो मनुष्य रहे चाहे जानवर रहे वो हरे पौधे के खाता है। तो इस तरह से दोस्तों एक दूसरे पर निर्भर होता है जिसको हम लोग खाद्य जाल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। 3500 को दोस्तों देख कर जाएगा और दोस्तों आपका जो भी प्रश्न पूछते हैं उसको आंसर दिया कीजिए। ठीक है, जो अभी तक पहला पड़ाव में कितना बच्चा फेल हुए हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए कहता है कि ऐसे अंग जो संरचना में तो अलग अलग होते हैं पर उनका कार्य एक ही होता है उसे समवृत्ति अंग कहते हैं। संरचना में दोस्तों अलग अलग होता है, संरचना उसका अलग अलग होता है लेकिन उसका जो कार्य जो है दोस्तों एक होता है। ठीक है, जैसे कि पक्षी के पंख और कीट के पंख, यानी कि दोस्तों जो पतंग उड़ा है उनका काम है उड़ना और पक्षी का पंख भी दोस्तों क्या करता है, पक्षी को उड़ाता है। तो दोनों का दोस्तों अगर संरचना मिलाए तो अलग अलग होता है लेकिन कार्य दोनों का उड़ना ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न जो है। तो 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दे जो यह बताते कि आप पर्यावरण का मित्र है। आपको एक ऐसा व्यवहार का उदाहरण देना जिसके कारण लग सके कि आप जो पर्यावरण का अच्छा मित्र है। देखिए, मैं बाजार जाते समय खुद का थैला ले जाता हूं और प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करता हूं। प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, इसका विघटन नहीं होता और यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता। बस छोटा सा दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट अगर पर्यावरण के मित्र को दर्शाता है तो दोस्तों उसको राइट लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्लास्टिक का प्रयोग किया है, आप कचरे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाते हैं, बस इस तरह दोस्तों आप कुछ लिख सकते हैं। चलिए इस तरह से 13 नंबर का प्रश्न हो गया। बढ़ते दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न की ओर। और अभी तक दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। ठीक है, जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म क्या है दोस्तों, तो लाखों अथवा हजारों साल पाए जाने वाले जीवों के परिलक्षित कठोर, यानी कि दोस्तों उसका कुछ अवशेष मिला होगा, हड्डी मिला होगा। ठीक है, अवशेष चट्टानों पर पैरों के निशान मिला होगा, मिट्टी में बने मृत सांचे मिला होगा, उसी को दोस्तों हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जैसे कि डायनासोर दोस्तों आप देखे नहीं है लेकिन उनका अभी भी ढांचा, यानी कि डायनासोर का अभी भी ढांचा है दोस्तों, चट्टानों पर पैरों का निशान मिलता है, उसका अवशेष है, कंकाल मिला हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों जीवाश्म होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। क्या कहता है कि वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वंशानुगत लक्षण किसको कहते हैं दोस्तों, जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह पूरी तरह से दोस्तों डीएनए पर निर्भर करती है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ठीक है,
यानी कि दोस्तों कुछ कुछ अगर गुण मिलाइएगा तो आपके पिता या माता से जरूर मिलते होंगे, ठीक है। इसी को दोस्तों हम लोग वंशानुगत लक्षण कहते हैं, जो कि उनका जो है जो भी यानी कि जो माता पिता हैं उनका जो है कुछ भी डीएनए का स्रोत दोस्तों उनके बेटे में मिलता, बस इतना ही, ठीक है। 16 नंबर कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे, काफी इंपोर्टेंट, ठीक है। तो पादप हो जाएगा, कीट हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, चील हो जाएगा। पादप है दोस्तों, पादप यानी पेड़ पौधे को कीट खाया, कीट मुकरा, कीट को दोस्तों मेढक खा लिया, मेढक को सार्प खा लिया, सार्प को चील खा लिया। तो इस तरह से दोस्तों एक खाद्य श्रृंखला चलते रहता है। और इसके बारे में थोड़ा सा और लिख दीजिएगा, इसमें जो प्रथम उत्पादक है, प्रथम उत्पादक यानी इसमें दोस्तों जो है आपका पादप जो है उत्पादक है, जबकि प्रथम उपभोक्ता भी है। और जो अंतिम उपभोक्ता कौन है दोस्तों, चील है, ठीक है, चील हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसी तरह से दोस्तों हम लोग 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो कहता है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक लिखिए, किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। अमीटर वाला हो गया और विद्युत धारा, दोनों दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर अमीटर, इसका अमीटर ही होगा, ठीक है। और देखिए जो मैं प्रश्न पूछा था वही प्रश्न के अनुसार दोस्तों आपका जो प्रश्न आ गया। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और जो नहीं बताए अब बता दीजिएगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। वो दोस्तों आपका पहला प्रभाव था। अब नेक्स्ट दूसरा प्रभाव में दोस्तों पूछने वाला हूँ क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और उसका आंसर देना अनिवार्य है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चालक मापने के लिए किसको हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए सीधा आप लोग लिख दीजिएगा अमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न की ओर, ठीक है। और छोटा सा दोस्तों एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, सभी का दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट आना चाहिए। आपका दूसरा प्रभाव हो गया, ताकि मुझे पता चले दोस्तों कि कौन कौन 18 नंबर प्रश्न को देखा, 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ा है। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कहता है 18 नंबर प्रश्न की प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। प्रतिरोध का और किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाइयों पर निर्भर करता है, हाँ या ना में उत्तर देना। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों यहाँ पर ओम लिख लीजिएगा, ठीक है। ओम होता है, कौन नहीं, ओम होता है, ठीक है। ओम होता है, हाँ किसी तार का प्रतिरोध उसके लंबाइयों पर निर्भर करता है। और ओम का निशान दोस्तों इस प्रकार से भी लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है 19 नंबर का प्रश्न है कि दो ऐसे धातुओं का नाम बताए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। काफी इंपोर्टेंट दोस्तों, ऐसा तो 3 होता है, मैं आपको बता दूंगा। 2 धातु का नाम है सोडियम, पोटेशियम और तीसरा दोस्तों लिथियम इसका हो जाएगा, ठीक है। जिसे दोस्तों आप लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है कि C3CH3 COCH3, ठीक है, C2H4 में कौन कौन सा प्राथमिक समूह उपस्थित है। एक बार ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर C3CH3 और COCH3, इसको दोस्तों हम लोग डाइमिथाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों बीच में आपका कीटोन है, तो कीटोन इसका प्राथमिक समूह हो जाएगा, ठीक है। कीटोन इसका प्राथमिक समूह, जो प्राथमिक समूह पर है कि नहीं पर है, तो बोलिएगा सर पर है। यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है सर, कीटोन हो गया सर, इसी तरह से दोस्तों अल्कोहल होता है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक समूह होता है। तो ये तो पहला बन गया। नेक्स्ट बोलता है C2H4, तो C2H4 में एल्किन प्राथमिक समूह है। कैसे एल्किन प्राथमिक समूह है, इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो कार्बन है इसका जो है दोस्तों दुगुना है H, यानी हाइड्रोजन। कार्बन के दुगुना अगर रहता है तो दोस्तों उसको हम कार्बन के दुगुना अगर हाइड्रोजन रहेगा तो वो दोस्तों एल्किन होता है, ठीक है, एल्किन। और एल्किन का सूत्र क्या होता है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत बार वीडियो में बताया हूं, ठीक है। एल्किन का सूत्र क्या होता है कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट के प्रतिरोधता का ऐसा मात्रक लिखिए, क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। प्रश्न दोस्तों रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब है काफी ज्यादा दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों 35 प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों वेरी शॉर्ट में एक भी प्रश्न को मत देखिएगा। और यहाँ से दोस्तों फुल नंबर आप बोर्ड एग्जाम में पक्का करके जाइएगा, ठीक है। प्रतिरोध का दोस्तों एसआई मात्रक होता है, ओम होता है, जैसे कि दोस्तों मैं अभी बताया। और यह दोस्तों चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर आप सभी का 22 नंबर की ओर, ठीक है। 22 नंबर कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथों में स्रोतों के साथ समांतरण क्रम विद्युत उपकरण को जोड़ने के 2 लाभ लिखे। जो घरेलू यहाँ पर यानी कि घर में दोस्तों जो विद्युत आता है उस परिपथ को दोस्तों अगर हम लोग समांतर यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो इससे दोस्तों जो उपकरण है इसको जो जोड़ने पर क्या लाभ होता है, 2 लाभ का हम लोग बयान करना बताना, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ने के 2 लाभ निम्नलिखित है। यहाँ पर प्रत्येक उपकरण को पूर्ण बैटरी वोल्टेज मिलता है। दूसरा, एक उपकरण बंद अथवा खराब होने पर अन्य उपकरण भी प्रभावित नहीं होता। ये रहा दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ने का फायदा, ठीक है, यानी पार्श्व क्रम।
नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न कहता है दो ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाता है। अभी हम लोग देखें कि दो ऐसे धातु का नाम था जिसे आसानी से चाकू से काटते हैं। यहाँ पर दोस्तों हो गया ऐसे दो धातु का नाम बताना है जिसे हथेली पर रखते हैं वो पिघल जाता है। तो गैलियम और दोस्तों सीजियम। देखिए यहाँ पर जो पिघलता है यानी कि गैलियम गल रहा है, ठीक है, सीजियम यानी कि पसीज रहा है। चलिए इस तरह से दोस्तों इसका दोनों राइट आंसर होगा। 24 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन से यौगिक संलग्न अभिक्रिया दर्शाते हैं C2H6 C3H8 और C3H6 C2 यहाँ पर H2। इसमें बताना है कि ये जो अभी आपका यौगिक संकलन दिया है इसमें कौन सा अभिक्रिया दर्शाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो C3H6 तथा C2H2 संकलन अभिक्रिया दर्शाता है, क्योंकि संकलन अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी उत्प्रेरक के यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन का निर्माण करता है। एक चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्या C3H6 C2H6 ये असंकलन अभिक्रिया दर्शाता है। इसलिए दर्शाता है दोस्तों कि जो संकलन अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, जो पूरी तरह से संतृप्त ना हो, ठीक है, उसमें उपस्थित संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन का निर्माण करता है। इस तरह से दोस्तों इसका C3H6 और C2H2 इसका जो राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। क्या कहता है आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, काफी इंपोर्टेंट, ठीक है। अभी हम लोग वंशानुगत लक्षण समझे थे, अनुवांशिकता आ गया। तो माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी यानी माता पिता के जो गुण होता है दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होना ही अनुवांशिकता कहलाता है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दिया। तो दोस्तों अभी तक जो भी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते 26 नंबर का था कि ओजोन परत की क्षतिज के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायित्व है। तो ओजोन परत की क्षतिज के लिए दोस्तों प्रमुख रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायित्व है और इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन ऑक्साइड मीथेन समेत बहुत सारे गैस इसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, यानी कि दोस्तों 3 नंबर पक्का, यानी एक तीर से दो निशान मारने आप। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर। आप यहाँ पर क्या बोल रहा है उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है और उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित मतलब दोस्तों जो पिता है, मान के चलिए किसी का जो है पिताजी है, वो दोस्तों उनको जो इंजीनियर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त है, ठीक है, यानी कि इंजीनियरिंग का दोस्तों डिग्री ली हुई है, उनको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जानकारी प्राप्त है। लेकिन जो दोस्तों उनके जो बेटा है उसको दोस्तों इंजीनियर का जो है यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं, यानी कि उसी के दोस्तों हम लोग उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे कि वंशानुगत लक्षण, इसका जस्ट दोस्तों उल्टा हो जाएगा। वंशानुगत लक्षण में क्या होता है, जो माता पिता के जो गुण होते हैं ये मिलता है बेटे से, लेकिन वो गुण नहीं जो धरती पर आकर वो सीखते हैं वो गुण नहीं मिलता है, ठीक है। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं, ठीक है। बढ़ते 28 नंबर की ओर। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है आपको बताना है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों कूलम होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। इस तरह से लिखिए दोस्तों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। और अभी तक वीडियो को जो भी बंदा लाइक नहीं किया तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। और आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में कमेंट जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का था। आप दोस्तों काफी जो यहाँ पर कम प्रश्न बचा है तो दोस्तों वीडियो पर कंप्लीट बन रहे हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने के लिए की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग दोस्तों विभवांतर मापने के लिए किया जाता है और इसे विद्युत परिपथ में पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर, वोल्ट मीटर दोस्तों किसको कहते हैं, जो वोल्टेज नापता है, वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज नापता है उसको विभवांतर कहते हैं। इसका दोस्तों हम लोग जो वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज को नाप सकते हैं और इस विद्युत परिपथ में पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। और अब दोस्तों ये तीसरा पड़ाव हुआ, तब पता चलता है दोस्तों कि कौन 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ा। आमीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है, किस तरह संयोजित किया जाता है, कमेंट में कमेंट करना है दोस्तों। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, पार्श्वक्रम का जस्ट उल्टा होगा। अब इतना हिंट देते हैं और इतना नहीं बताते तो एग्जाम में दोस्तों अब बेकार तैयारी करें एग्जाम का, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरा पड़ाव था वो, ठीक है। 30 यानी कि 30 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों आधातु की बात है तो ब्रोमीन इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। आधातु में दोस्तों आपका जो है ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। धातु में पारा और आधातु में ब्रोमीन, दोनों दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
31 नंबर कहता है एल्काइन का समान सूत्र लिखिए। मैं आपसे किस चीज का पूछा था? एल्किन का। चलिए मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एल्काइन का दोस्तों CnH2n-2 होता है। एक होता है दोस्तों एल्केन, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, वीडियो को दोस्तों स्किप करके मत जाएगा, ठीक है। एल्केन एक होता है, एल्केन का दोस्तों यहां पर जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? तो CnH2n+2, ये दोस्तों एल्केन का होता है। और एक होता है दोस्तों एल्किन, जिसका दोस्तों सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, ठीक है। इस तरह से जैसे कि हम लोग देखे थे कि जो कार्बन था इसका दुगुना H था, यानी हाइड्रोजन था, ठीक है। 32 नंबर कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। ऑब्जेक्टिव के लिए भी यहाँ से 1 नंबर क्लियर हो रहा है, यानी कि एक तीर से दो निशाना मार रहे हैं, क्या बात है। तो दोस्तों नेक्स्ट है 33 नंबर कहता है एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है। तो कागज, लकड़ी, सूती, कपड़ा क्या है? जैव निम्नीकरण का उदाहरण है, काफी इंपोर्टेंट है। 34 नंबर दोस्तों कहता है, क्या कहता है? काफी इंपोर्टेंट है। और अभी तक दोस्तों एक बार ये दोस्तों लास्ट बार बोल रहे हैं, जो भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो बंदा चैनल पर पहली बार आया दोस्तों जरूर से कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और तीसरा प्राव वाला क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट में, ठीक है। उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? तो उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए दोस्तों जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहता है। तो ये रहा दोस्तों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35। तो 35 लगता है दोस्तों यहां पर कट गया, यानी कि दोस्तों आपके आज के इस वीडियो में लोग 34 को प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों अगर जो 35 नंबर का प्रश्न इसको हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे इस तरह और नए वीडियो में।